नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर समझ आ गया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम प्लेटो के लगभग सभी विचारों को समझेंगे कि प्लेटो का न्याय को लेकर क्या सिद्धांत था, उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, उसने गार्जियन क्लास को लेकर अपने क्या विचार दिए, उसने राज्य की उत्पत्ति को लेकर अपने क्या विचार दिए, है ना, उसने राज्य का किस तरह से वर्गीकरण किया। हम इन सभी बातों को समझेंगे। और इस क्लास को करने के बाद आप अधिकतम अंक पा सकते हैं प्लेटो से। जो भी सवाल पूछे जाएंगे, अधिकतम सवाल आप हल करने की स्थिति में होंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो अब हम प्लेटो को समझते हैं कि प्लेटो के राजनीतिक विचार क्या थे। तो हमें पता है कि प्लेटो एक महत्वपूर्ण यूनानी दार्शनिक थे, जो सुकरात के शिष्य थे, सोक्रेटिस के शिष्य थे। सुकरात ने खुद तो कोई बुक लिखी नहीं, लेकिन प्लेटो अपने जो डायलॉग्स लिखता है, अपनी जो बुक लिखता है, उनका मुख्य चरित्र वो सुकरात को बनाता है। जैसे आप रिपब्लिक देखेंगे तो उसका मुख्य चरित्र सुकरात होता है, और सुकरात ही अपने विचार, ऐसा दिखाता है प्लेटो कि सुकरात ही अपने विचार दे रहा है अलग अलग विषयों को लेकर, है ना। तो प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण विचार जिसको लेकर प्लेटो जाना जाता है, वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत ऐसा है कि वो ये चाहता था प्लेटो की समाज में संतुलन बने, समाज में अव्यवस्था ना रहे, समाज टूटे ना। ये मुख्य उद्देश्य उसका था कि समाज में संतुलन किस तरह से बनाया जाए। और समाज में संतुलन बनाने के लिए जो उसने अपना सिद्धांत दिया ना, उसे ही उसका न्याय सिद्धांत हम कहते हैं। तो समाज में संतुलन बनाने के लिए वो क्या सिद्धांत देगा, वो हम समझेंगे। जैसे बी आर अम्बेडकर को जब हम देखते हैं, बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है ना, ये हमारी वर्ण व्यवस्था के जैसा है। भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उससे समानार्थी है, उसके जैसा है, बी आर अम्बेडकर कहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, अब हम समझते हैं। ठीक है। उसने कहा है कि जो न्याय का गुण है ना, जो न्याय है, वो व्यक्ति में भी पाया जाता है और राज्य में भी पाया जाता है। और जो व्यक्ति है, वो बहुत सारे व्यक्ति मिलकर राज्य बनाएंगे। तो राज्य जो है व्यक्ति का वृहद रूप है, मतलब बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे और मिलके राज्य बना देंगे। ठीक है। तो बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, व्यक्ति व्यक्ति सब मिलके राज्य बना देंगे। तो राज्य बना देंगे, तो जो व्यक्ति के लिए न्याय होगा, अंततः वो भी राज्य के लिए भी वो न्याय होगा। ठीक है। तो व्यक्ति में क्या न्याय होगा, तो प्लेटो बोला है कि व्यक्ति में ना तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तीन प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए क्या हो गया, एक सेकंड। तो व्यक्ति में ना, व्यक्ति के आत्मा के तीन गुण होते हैं, वो बोला क्या होते हैं, तो वो प्लेटो ने कहा कि तीन गुण होते हैं। एक तो होती बुद्धि, जिसको बोलते हैं रीजन। ठीक है। दूसरी होती है स्पिरिट, या भावनाएं या इच्छाएं। और तीसरी होती है वासना। आप देख सकते हो, वासना। तो वो बोला कि तीन गुण होते हैं व्यक्ति में, और ये सभी में पाए जाते हैं। सभी के अंदर बुद्धि होती है। आप लोग तो इस बात से सहमत होंगे ना कि सभी के अंदर रीजन होता है, सभी के अंदर, मतलब सभी की आत्मा में तार्किकता होती है ना, ज्ञान होता है, समझ होती है। सभी में स्पिरिट भी पाई जाती है, मतलब इच्छाएं भी पाई जाती हैं, और सभी में वासनाएं भी पाई जाती हैं। तो प्लेटो बोला कि ये गुण ना सभी में होते हैं, लेकिन किसी के अंदर बुद्धि अधिक होती है और वासना कम होती है। किसी के अंदर वासना बहुत ज्यादा होती है और बुद्धि कम होती है, स्पिरिट कम होती है। तो हर व्यक्ति में ना इनका अनुपात अलग अलग होता है। किसी के अंदर बुद्धि अधिक है, किसी के अंदर वासना अधिक है। तो वो बोला कि न्यायपूर्ण व्यक्ति कैसे बनाएंगे, तो वो बोला कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, तो न्यायपूर्ण व्यक्ति में बुद्धि प्रमुख होती है। जो न्यायपूर्ण व्यक्ति है, जब उसके अंदर बुद्धि होती है, न्यायपूर्ण जो व्यक्ति है उसके अंदर बुद्धि होती है, वो तर्क करता है, विवेक से निर्णय लेता है। ठीक है। जो साहसी व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा साहसी, जो सेना में सैनिक बनते हैं ना, तो जो साहसी व्यक्ति है उसके अंदर स्पिरिट होती है। ठीक है। और वो नैतिक साहस और दृढ़ता होती है उसके अंदर। ठीक है। और जो वासना है, वासना वाले व्यक्ति को ना अपने अंदर संयम रखना चाहिए।
ठीक है। वासना वाले व्यक्ति को अपने अंदर संयम रखना चाहिए। तो प्लेटो बोला कि तीन प्रकार के गुण होते हैं, किसी के अंदर साहस अधिक होता है। जैसे देखो अभी हमने देखा कि किसी के अंदर साहस अधिक होता है, ठीक है, किसी के अंदर बुद्धि अधिक होती है, किसी के अंदर भावनाएं अधिक होती हैं, और किसी के अंदर वासना अधिक होती है। तो प्लेटो बोला कि इनमें क्या करना चाहिए इनको, जिसके अंदर बुद्धि अधिक है उसको बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, ठीक है। जो बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। जिसके अंदर स्पिरिट अधिक है, भावनाएं अधिक है, उसको साहस रहना चाहिए, उसके अंदर साहस का गुण होता है। और जिसके अंदर वासना अधिक है ना, उसमें संयम होना चाहिए। तो इनमें इनके तीन गुण होने चाहिए कि जिसके अंदर वासना अधिक है वो संयम से काम करे, जिसके अंदर भावनाएं अधिक है वो साहस के गुण होते हैं उनके अंदर, और जिसके अंदर विजडम होता है वो बुद्धिमानी से काम करता है। तो बोला कि व्यक्ति के तीन गुण होते हैं, उसी तरह से राज्य भी तीन गुणों से मिलकर बनता है। तीन गुण क्या क्या होंगे, तो वो बोला कि एक होता है शासक वर्ग। अब देखो शासक कौन होगा, तो प्लेटो बोला कि दार्शनिक राजा होगा। मतलब कि जिसके अंदर बुद्धि होगी, ठीक है, बुद्धि होगी, वो दार्शनिक राजा बनेगा और वही राज्य को चलाएगा। दूसरा, दूसरे होते हैं गार्जियन, मतलब रक्षक क्लास होगा, मतलब सैनिक होंगे, है ना। अब बोला कि सैनिक कौन बनेंगे, तो वो बोला कि जिसके अंदर स्पिरिट होगी, ठीक है, और जो ना जिसके अंदर साहस होगा वो सैनिक बने। और जो जिसके अंदर वासना अधिक है, अधिक से अधिक चीजें पाने की लालसा, अधिक से अधिक पैसा कमाने की वासना, वो उत्पादक बन जाए, वो व्यापारी बन जाए, वो किसान बन जाए। तो वो बोला कि व्यापारी और किसान जिनके अंदर वासना अधिक होगी ना, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये भौतिक जरूरतें पूरी करने में लगे रहते हैं। तो बोला कि आत्मा के तीन गुण हैं, बुद्धि, साहस और वासना। लेकिन किसी के अंदर बुद्धि अधिक होती है, किसी के अंदर साहस अधिक होता है। उसी तरह से राज्य में भी तीन वर्ग होने चाहिए। जिसके अंदर बुद्धि अधिक है उसे शासक बन जाना चाहिए, जिसके अंदर वासना अधिक है उसे उत्पादक बन जाना चाहिए, और जिसके अंदर साहस अधिक है उसको रक्षक बन जाना चाहिए। और यदि सभी अपना काम सही तरीके से करेंगे, ठीक है, तो वो बोला कि न्याय का सिद्धांत क्या होगा। तो प्लेटो बोला कि न्याय का सिद्धांत होगा कि अपना काम करो, हर व्यक्ति और वर्ग अपनी भूमिका निभाए और समाज में संतुलन लाए। जिसका जो काम है वो अपना काम करे तो समाज में संतुलन आ जाएगा। गुणों में संतुलन, मतलब कि व्यक्ति और राज्य में बुद्धि, स्पिरिट और वासना का सामंजस्य होना चाहिए। मतलब कि बुद्धि से काम करे जो राजा है, जो उसके अंदर सैनिक है वो अपना स्पिरिट, और वासना वाला जो है जो किसान और व्यापारी। तो इनके गुणों में संतुलन होना चाहिए। और सामूहिक कल्याण होना चाहिए, मतलब कि व्यक्ति और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। जब सभी अपना अपना काम करेंगे तो सामूहिक कल्याण होगा, ठीक है। और जो प्लेटो के सिद्धांत है उनके प्रभाव क्या पड़े, तो प्लेटो के विचारों ने पश्चिमी दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। पश्चिमी दर्शन पूरी तरह से प्लेटो से प्रभावित है। ऐसा कहा जाता है कि या तो आप प्लेटोवादी होगे या आप अरस्तुवादी होगे, इससे अलग आप कुछ हो नहीं सकते। ऐसा एक कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा था कि आप या तो प्लेटोवादी होगे या आप अरस्तुवादी होगे। तो कानून और राज्य, तो उनके सिद्धांतों ने कानूनी प्रणालियां और न्याय की अवधारणा को आकार दिया। तीसरा, राजनीतिक चिंतन, कि उनके विचार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होते हैं। तो प्लेटो के सिद्धांतों के प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अब ये सवाल आया कि देखो, बुद्धि की जिसके अधिक होगी वो शासक बनेगा, जिसके अंदर साहस अधिक होगा वो सैनिक बनेगा, और जिसके अंदर अधिक वासनाएं होंगी वो किसान बनेगा, वो व्यापारी बनेगा। तो प्लेटो से ये सवाल किया गया कि आप कैसे पता लगाओगे कि किसके अंदर अधिक बुद्धि है, किसके अंदर अधिक साहस है, और किसके अंदर अधिक वासना है। तो प्लेटो बोला कि इसके लिए ना मैं एक स्कूल बनाऊंगा, जिसका नाम रखा उसने अकादमी, एकेडमी। वो बोला कि मैं एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा जहां मैं ना बच्चों को पढ़ाऊंगा, और अलग अलग स्तर पे मैं उनका टेस्ट लूंगा।
जो बच्चा टेस्ट में पास हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, और जो फेल हो जाएगा ना, मेरे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये गुण है इसलिए ये फेल हुआ, तो वो 387 बीसी में एक स्कूल बनाता है जिसका नाम है एकेडमी। ये देखो, ये आप इमेज देख सकते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो वो एकेडमी बनाता है और वहां पे शिक्षा प्रणाली शुरू करता है। ठीक है। अब वो बोलता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, तो वो बोला कि आत्मा का विकास, कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि आत्मा का विकास करना आपकी, ठीक है, नैतिक और वैद्युक रूप से आपको उन्नत बनाना। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य है सत्य की खोज करना। और तीसरा है न्यायपूर्ण समाज बनाना। न्यायपूर्ण समाज कैसे बनेगा, तो शिक्षा के द्वारा हमको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण प्रधान है, और उसके अंदर जो गुण है उसके अनुसार हम उसको वो शिक्षा देंगे। और जब हमको उस तरह की उस व्यक्ति को शिक्षा देंगे तो वो अपने गुण का और अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करेगा। और जब वो अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करेगा तो न्यायपूर्ण एक समाज की स्थापना हो जाएगी। तो वो बोला कि मैं ना 3 चरणों में शिक्षा दूंगा। देखिए, इसके चरणों को समझिए। वो बोला कि पहले तो हम देंगे प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कब देंगे, तो वो बोला कि जब बच्चा छोटा सा रहेगा ना, 6 साल का, तो मैं उसको अपने स्कूल ले आऊंगा, एकेडमी ले आऊंगा, और 6 से 18 साल तक मैं उसको प्रारंभिक शिक्षा दूंगा। इस समय मैं उसको क्या सिखाऊंगा, तो वो बोला कि मैं ना उसको संगीत सिखाऊंगा, मैं उसको कविता सिखाऊंगा। देखिए, अब छोटा होगा तो शायद दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो संगीत, कविता और शारीरिक शिक्षा देगा वो, जिससे उसका चरित्र निर्माण हो सके। दूसरे चरण में तो बोला कि 18 से 20 साल तक हम सैन्य प्रशिक्षण देंगे। इस समय हमको सैन्य कौशल सिखाया जाएगा, अनुशासन सिखाया जाएगा और नेतृत्व सिखाया जाएगा। तीसरा चरण होता है, वो बोला है कि तीसरा चरण है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जो है वो 20 से 35 साल तक देंगे, और इसमें गणित, ज्योमेट्री मतलब जियोमेट्री, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का अध्ययन कराया जाएगा। और जो चौथा चरण है उसमें ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, 35 से लेके 50 साल तक। और 50 साल में फिर एक दार्शनिक राजा बनकर तैयार होगा जिसके अंदर ना बुद्धि प्रधान होगी, जो वासनाओं के आश्रित नहीं होगा, जो केवल साहसी नहीं होगा बल्कि उसके अंदर बुद्धि भी होगी। तो 50 साल में जो व्यक्ति निकलेगा वो एक दार्शनिक शासक होगा प्लेटो के अनुसार। तो वो बोला कि जो प्रारंभिक चरण है ना, 6 से 18 साल, अब इसके बाद हम ना सैन्य प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ पे ना हम एक टेस्ट लेंगे। वो बोला वो बोला कि एक टेस्ट लेंगे, जो टेस्ट में पास हो गया वो तो आगे जाएगा, जो फेल हो गया उसको क्या करेंगे, उसको उत्पादक वर्ग में डाल दिया जाएगा। दूसरे चरण में फिर हम उसका टेस्ट लेंगे, जो पास हो गया वो तो आगे जाएगा, जो फेल हो गया वो सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएगा। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब 15 साल का ट्रेनिंग ले लेगा, वो बनेगा हमारा फिलोसफर किंग। तो देखिए कितना कठिन है प्लेटो की शिक्षा, की हर व्यक्ति पास होके थोड़ी ना आगे बढ़ पाएगा। तो ये सवाल उठता है कि यार ऐसे में तो बहुत सारे लोग फिलोसफर किंग बन जाएंगे, तो हर साल राजा बदलते रहेगा क्या। तो प्लेटो बोलता है कि देखो ये इतना कठिन है ना कि 6 साल में बच्चा जा रहा है और 50 साल तक उसकी पढ़ाई हो रही है, तो बहुत गिने चुने लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। और जो व्यक्ति यहाँ तक शिक्षा ले लेगा ना, उसको शासक बनने की कोई इच्छा नहीं रहेगी, वो चाहेगा नहीं राजा बनना, वो एक संत होगा, मतलब राजा के रूप में एक संत होगा वो, बिल्कुल वो कोई राजपाट के लिए लालची नहीं होगा। वो उसको चाहेगा कि नहीं देना तो मत दो, लेकिन लोग फिर उसको चुनेंगे और उसको बनाया जाएगा राजा, कि आप इतने ज्यादा दार्शनिक हो, आप हमारा राजकाज संभालिए। तो वहां पे पहुंच के ना किसी की इच्छा नहीं रहेगी राजा बनने की, तो बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं आने वाली प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो की शिक्षा पद्धति क्या थी, तो प्लेटो ने ना शिक्षा पद्धति थी जिसको बोलते हैं संवाद विधि। मतलब सवाल जवाब के माध्यम से वो शिक्षण पे जोर देता था, वाद प्रतिवाद संवाद की बात करता था, तर्क शक्ति और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता था। दूसरा है उसने रूपक का उपयोग किया, जिसको बोलते हैं एनालॉजिकल मेथड, हम इसको अच्छे से देखेंगे अगली स्लाइड्स में। और अवलोकन और अनुभव के द्वारा भी उसने ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। अब इसको हम ना अगली स्लाइड में आराम से इसको देखते हैं।
पहली तो है जिसको बोलते हैं निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, इसको आप समझिए। एक सेकंड। तो निगमनात्मक पद्धति को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड मतलब होता है कि जब हम ना एक जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने कहा कि जो सभी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। जनरल स्टेटमेंट है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। अब जब सभी व्यक्ति स्वार्थी होंगे तो राहुल भी स्वार्थी होगा, ठीक है। सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं तो राहुल भी स्वार्थी होगा, है ना। अब एग्जांपल ले लेते हैं, पूजा है वो भी स्वार्थी होगी, कोई दिनेश है वो भी स्वार्थी होगा। तो जब हम ये एक जनरल स्टेटमेंट ले लेते हैं कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं, तो जिस 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 व्यक्ति का नाम लोगे, क्योंकि वो भी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, तो वो भी स्वार्थी कहला जाएंगे। मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि सभी कौवे काले हैं, तो फिर ये हो जाएगा कि बिलासपुर के कौवे भी काले हैं, दिल्ली के कौवे भी काले ही होंगे, क्योंकि हमने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी ना कि सभी कौवे काले होते हैं। तो इसे ही कहते हैं डिडक्टिव मेथड। जब हम ना एक जनरल स्टेटमेंट से पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक जाने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटो ने इसका कहाँ यूज किया? प्लेटो ने ना निगमनात्मक पद्धति का अपना यूज किया। प्लेटो ने अपने निगमनात्मक पद्धति का यूज किया और उसने सामान्य और अमूर्त अवधारणाएं शुरू की। मतलब के निगमनात्मक विधियों के उदाहरण देख सकते हैं कि उसने नैतिकता, सही और गलत के बीच अंतर को परिभाषित करने के लिए अपनी निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया। उसने राजनीति में निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया और उसने अपने ज्ञान शास्त्र में भी इस निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं एनालॉजिकल मेथड। अब एनालॉजिकल मेथड क्या होती है? एनालॉजिकल मेथड में प्लेटो बताते हैं कि जब हम ना किन्हीं दो चीजों की तुलना करते हैं, तो इसको बोलते हैं एनालॉजिकल मेथड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्लेटो ही एक एग्जाम्पल देते हैं जो थोड़ा सा वियर्ड है। तो प्लेटो बोलते हैं कि जब हम घर की रखवाली करते हैं, जब हम घर की रखवाली कराने के लिए कुत्ता पालते हैं, ठीक है। हम कुत्ता पालते हैं और हम घर की रखवाली करने के लिए कुतिया भी पाल सकते हैं। तो बोला कि जब हम घर की रखवाली करने के लिए मेल और फीमेल डॉग में डिफरेंस नहीं करते, उनमें भेदभाव नहीं करते, मेल डॉग भी हमारे घर की मतलब कि उतनी ही रक्षा कर सकता है जितना फीमेल करेगी, फीमेल डॉग करेगी। तो उसी तरह से जब हम देश की रक्षा का सवाल आता है हमारे सामने, तो हम पुरुष और महिला में क्यों भेदभाव करते हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहा है, वो कुत्ते की जो है सैनिकों से तुलना कर रहा है कि जब हम घर की रखवाली के लिए भेदभाव नहीं करते तो हम देश की रखवाली के लिए क्यों करें। तो इसे ही कहते हैं एनालॉजिकल मेथड। मतलब एक समानता का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे चीज से तुलना करने के लिए। तो प्लेटो ने इसका कहाँ पे इसका उपयोग किया? तो ये आप देख सकते हो, ये गुफा दिख रही है ना, तो उसने एक गुफा का दृष्टांत दिया। रुकिए ये नीचे कर लेता हूँ। तो प्लेटो ने एक गुफा का दृष्टांत दिया। तो वो बोला है कि गुफा, ये देखिए, हम अच्छे अच्छे चित्र लाए हैं आपके लिए जिससे आपको मजा आए पढ़ाई करने में। तो प्लेटो बोला है कि एक काम करते हैं, जैसे लोग ना, एक गुफा है, उसके अंदर सभी, जैसे ये देख सकते हो, इसके अंदर बहुत लोगों को बंद करके रखा गया है, ठीक है। सब उसके अंदर बंद है और उन जंजीरों से जकड़े हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं और गुफा के बाहर वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। प्लेटो एक कहानी बताता है कि गुफा के बाहर नहीं देख पा रहे हैं। अब गुफा के बाहर वो लोग नहीं देख पा रहे हैं तो उनको नहीं पता कि गुफा के बाहर की दुनिया कैसी है, एक्चुअल में चीजें कैसी दिखती हैं गुफा के बाहर, वो कभी देख ही नहीं पाए हैं क्योंकि बचपन से वो गुफा के अंदर जंजीरों में जकड़े हुए हैं। प्लेटो बोलता है कि बाल लोग गुफा के बाहर से कोई पंछी उड़ा, चिड़िया उड़ी, तो गुफा के अंदर केवल उसकी परछाई दिखाई देगी दीवार में। तो वो उनको लगता है कि ये जो परछाई है ना, यही असली है, यही सत्य है।
सभी लोग क्योंकि बचपन से परछाई ही देखते आ रहे हैं, तो वो मतलब चिड़िया को भी परछाई के तौर पे देख रहे हैं, अलग अलग जानवरों की भी वो परछाई ही देख रहे हैं। लेकिन उनके बीच से एक व्यक्ति है जो वो गुफा से बाहर आ गया, और फिर वो एक्चुअल में देखा कि चीजें कैसी है। वो देखा कि हाँ, असल में पक्षी कैसे होते हैं, असल में जानवर कैसे होते हैं। और जब वो वापस जाके लोगों को बताया ना कि एक्चुअल में ऐसे होते हैं, तो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कैसे, तुम तो झूठ बोल रहे हो, हम सबको बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये ऐसे होते हैं। तो वो बोला कि एक तो होती है दृश्य दुनिया, जो है परछाई, जो केवल शैडो है, गुफा के कैदियों की दुनिया है, कैदी जो देख रहा है। दूसरा बोलता है अदृश्य दुनिया, जो गुफा के बाहर की दुनिया है, जो कि सच्चाई है। तो वो बोलता है कि जब वो बोला कि दृश्यमान और अदृश्यमान, मतलब जो दृश्य दुनिया है जो हम देखते हैं, और अदृश्य दुनिया जो है जो हम नहीं देखते, है ना। और अब हम क्या करते हैं कि अनुभव मतलब सच्चाई को खोजने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो वो बोलता है कि जिसकी इनर आई खुल जाएगी, जिसकी आंतरिक आंख खुल जाएगी, वो एक्चुअल में जान पाएगा कि दुनिया कैसी है, असल में अदृश्य दुनिया कैसी है, मतलब असल में दुनिया क्या है। जिसकी इनर आई खुल जाएगी वो जानेगा। तो प्लेटो ने कहा कि इनर आई खोलो, और इसीलिए बोला कि जिसकी इनर आई खुल जाएगी वही बनेगा फिलोसफर किंग। तो जिसकी इनर आई खुल जाएगी वो फिलोसफर किंग बन जाएगा। अब हम उसकी तीसरे मेथड को समझते हैं, जिसका नाम है द्वंदात्मक मेथड। तो द्वंदात्मक मेथड पे हम लोग आराम से समझते हैं। द्वंदात्मक मेथड में प्लेटो बोला कि तीन चीजें होती है। एक तो होती थीसिस, मतलब एक विचार आता है, उसका विपरीत विचार आता है, उसका विपरीत आता है एंटीथीसिस। और जब इन दोनों विचारों में संघर्ष होता है तो एक नया विचार निकलता है, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस, या जिसको इसे बोलते हैं वाद, इसे बोलते हैं प्रतिवाद। अब जब इन दोनों में संघर्ष होता है तो एक संवाद निकलता है। मान लीजिए आपका एक वाद आया, आपके दिमाग में एक थीसिस आई कि क्लास को बंद करते हैं और एक मूवी देखते हैं, या फिर कहीं घूम के आता हूं, है ना। एक वाद आया होगा आपके अंदर। लेकिन उसके बाद एक एंटी थीसिस आई होगी कि नहीं यार, कम से कम इस क्लास को तो कंप्लीट कर लेते हैं, इस क्लास को पूरी देख लेते हैं, उसके बाद कहीं घूमने जाऊंगा। तो फिर आपका दोनों विचारों में संघर्ष हुआ आपके दिमाग में। तो एक संवाद निकला, बीच का रास्ता निकला। आप बोले कि यार क्या करता हूँ कि इसको ना 1.25 में देख लेता हूँ, 1.5 में देख लेता हूँ, जिससे क्लास भी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं घूमने भी जल्दी चल दूंगा और वीडियो भी देख लूंगा। तो ये कोई बीच का रास्ता होता है जिसको बोलते हैं संवाद। तो प्लेटो ने इस द्वंद्वात्मक विधि का यूज किया अपने अध्ययन में। वो बोला कि पहले हम एक प्रारंभिक परिकल्पना देंगे, एक हाइपोथेसिस देंगे। ठीक है, जो रिसर्च करते हैं उन लोग भी ऐसा करते हैं कि पहले एक हाइपोथेसिस देते हैं। अब हम परिकल्पना को चुनौती देने वाले प्रश्न पूछेंगे। मान लो प्रश्न पूछे, और प्रश्न के आधार पे फिर हम उसके उत्तरों का विश्लेषण करेंगे कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। विश्लेषण करने के बाद हमको ये समझ आएगा कि हाँ, जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो पूरी तरह से सही तो नहीं थी, कुछ तो उसमें कमी थी, है ना। और उसके आधार पे हम इसमें हाइपोथेसिस में करेंगे संशोधन, परिकल्पना को संशोधित करेंगे, उसमें कमियां जो है उन्हें दूर करेंगे, और इस तरह से अंततः हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। तो बोला है कि हमें डायलेक्टिक मेथड का यूज करना चाहिए जब भी हम सत्य की खोज में निकलें। तो हमें डायलेक्टिक मेथड का यूज करना चाहिए, और ये उसका मेथड था। तो उसने कहा कि तार्किक तर्क करना चाहिए, इससे समझ बढ़ेगी और इससे जिज्ञासा को प्रोत्साहित भी करेगी। अगली मेथड जो है उसकी फेमस मेथड है, जिसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल मेथड। अब टेलियोलॉजिकल मेथड क्या होती है? तो प्लेटो बोलता था कि हर चीज का ना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अरस्तु ने भी इसको यूज किया और प्लेटो भी ने भी इसको यूज किया। तो वो बोला कि हमें ना हर चीज का एक उद्देश्य होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, वो अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती है। जैसे हम लोग, कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में या फिर भारतीय दर्शन में ये कहा जाता है कि
सभी अपना भाग्य लिखवा के आए हैं, कोई भी पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, और सभी चीजें एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो टेलियोलॉजिकल मेथड भी यही बोलती है कि हर चीज का ना एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, किसी वस्तु का अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य होता है, और हमें ना वस्तु के इस कर ठीक है, और वस्तु उसी ओर आगे बढ़ती है। तो ये उसका टेलियोलॉजिकल मेथड था। अब ये तो छोटी चीज है, जैसे ये इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि टेलियोलॉजिकल मेथड की सीमाएं क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अंधविश्वास बढ़ेगा। मान लो कोई बोल रहा है कि हर चीज का एक निश्चित उद्देश्य होता है, आपके भी जीवन का एक ये उद्देश्य है, या फिर कोई बोल रहा है कि सब चीज पहले से तय है, और कोई एस्ट्रोलॉजर, जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, तो कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि आपके जीवन का ये उद्देश्य है, या फिर आपके जीवन में ये लिखा हुआ है, और आपके जीवन में ये होने वाला है। तो कई बार हम लोग उनकी बातों को मान लेते हैं और उस तरह से काम करना शुरू कर देते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। मान लो कोई विश्वास में पड़ गया, और उसको एस्ट्रोलॉजर बोला कि तुम्हारा तो इस बार जेआरएफ निकलना तय है। अब वो इतना ज्यादा अंधविश्वास में पड़ गया कि वो पढ़ाई करना बंद कर दिया। तो क्या उसका जेआरएफ निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जेआरएफ तो तब निकलेगा ना जब वो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हैं, इसकी आलोचनाएं हैं इस मेथड की। ठीक है, ये तो हमने शिक्षा उसका देख लिया था। ये भी हमने देख लिया था। अब हम ना प्लेटो का कम्युनिज्म देखेंगे कि कम्युनिज्म पे क्या उसने विचार दिया अपना, साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो बोलता है कि देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं शिक्षा दूंगा, मैं आपको 6 साल में अपने स्कूल में लाऊंगा और 50 साल तक पढ़ाऊंगा। तो वो बोलता है कि एक ना हम एक कॉलोनी बना देंगे, जो लोग गार्जियन होंगे, ठीक है, गार्जियन क्लास जो होगी, जो शासक वर्ग होंगे, गार्जियन वर्ग में कौन आते हैं, तो वो बोला कि दो आते हैं। एक होता है फिलोसफर किंग, पीके, और दूसरा होता है सोल्जर, मतलब सैनिक। तो बोला कि ये गार्जियन क्लास है, फिलोसफर किंग और सैनिक। तो बोला कि गार्जियन क्लास जो है ना, इनको एक कॉलोनी में रखूंगा, मैं एक बड़ी सी कॉलोनी बना दूंगा। ठीक है, अब ये समझिए, इसके अंदर उन लोग के घर होंगे छोटे छोटे, वो अपने अपने घरों में रहेंगे आराम से, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये जो घर है ना, वो राज्य उनको बना के देगा। उनके लिए ना यहाँ पे एक मेस होगी जहाँ पे सबके लिए खाना बनेगा। तो कोई अपने घर में खाना भी नहीं बनाएगा, लॉन्ड्री होगी जहाँ सबके कपड़े धुल जाएंगे। तो सब काम उनका राज्य करेगा, जो भी उनकी जरूरतें हैं पूरी करेगा। उनको कोई निजी संपत्ति नहीं होगी उनकी, ना ही उनका कोई परिवार होगा। अब भाई निजी संपत्ति तक तो ठीक है, परिवार भी नहीं होगा उनका। मतलब कि उनका जो पुरुष गार्जियन है और जो महिला गार्जियन है सब यहाँ रहेंगे। अब महिला गार्जियन कैसे रहेंगे, तो प्लेटो बोला कि देखो महिलाएं भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकती हैं, जैसा कि उसने कहा था अपने एनालॉजिकल मेथड में कि पुरुष जो काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। हमने पहले एनालॉजिकल मेथड में देखा। बोला कि रहेंगे पुरुष और महिला, और जो संतानें होंगी उनसे वो पता नहीं होगा कि किस पुरुष की संतान है, और उसका जो रख देखभाल करेगा वो राज्य करेगा। जब वो बच्चा 6 साल तक तो अपनी माँ के संरक्षण में रहेगा, और जैसे ही 6 साल का हो जाएगा राज्य उसको रख लेगा। ठीक है, तो राज्य फिर उसको शिक्षा देगा। तो प्लेटो ने कहा कि जो शासक वर्ग है अपनी निजी संपत्ति का त्याग कर देगा और राज्य के लिए समर्पित हो जाएगा। ठीक है, समाज के 3 वर्ग हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक। उत्पादक तो अपनी फैमिली भी रख सकता है और प्रॉपर्टी भी रख सकता है, लेकिन शासक और सैनिक अपनी फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। ठीक है, और इसे ही कहते हैं शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का साम्यवाद। ठीक है, एक सेकंड। अब हम देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति पर प्लेटो के क्या विचार थे। प्लेटो ने कहा कि राज्य ना सामाजिक समझौते से नहीं बना है। कोई ऐसा नहीं है कि लोग समझौता कर लिए और राज्य बन गया। दूसरा, वो आत्मा परमात्मा मतलब भगवान पे भी नहीं मानता था। वो ये नहीं बोला कि राज्य का उत्पत्ति भगवान ने की है, डिवाइन ओरिजिन को नहीं मानता था। तो प्लेटो क्या मानता था, तो प्लेटो बोला कि राज्य का ना क्रमिक विकास हुआ है।
तो राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत, और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत भी यही है राज्य की उत्पत्ति का। तो विकासवादी सिद्धांत को मानता था प्लेटो। प्लेटो बोला कि राज्य का विकास हुआ है, पहले परिवार था, अब परिवार जो था आधार था, अब गांव बन गए सुरक्षा के लिए, गांव से फिर शहर बन गए, गांव का विकास हुआ, गांव बड़े हो गए तो शहर बन गए, शहर से फिर राज्य बन गया, है ना। तो वो बोला कि ये ना क्रमिक रूप से विकसित हुआ है और राज्य का उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। तो प्लेटो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को मानता है। अब हम प्लेटो के मुख्य मुख्य कुछ सिद्धांतों को देख चुके हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। ठीक है। अब हम देख चुके हैं शिक्षा सिद्धांत क्या था। ठीक है। अब राज्य की संरचना कैसे होगी, तो प्लेटो एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था, जिसमें सैनिक वर्ग होगा, शासक वर्ग होंगे और श्रमिक वर्ग होंगे, जिसके जो काम होंगे वो अपना काम करेगा, और जिससे राज्य में न्याय स्थापित हो जाएगा और राज्य सही तरीके से चलेगा। अगला हम देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या है। तो वो बोलता था कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण के लिए काम करना, मतलब राज्य को न्याय, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। राज्य का मूल उद्देश्य है कि न्याय प्रदान करना, लोगों को समृद्धि देना, शांति देना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपनी बुक में स्टेट्समैन में प्लेटो बोलता है कि राज्य ना, राज्य के कुछ प्रकार हैं। अब क्या प्रकार हैं राज्य के, तो प्लेटो बोलता है कि राज्य के प्रकार है, पहला होता है ओलिगार्की। ठीक है। ओलिगार्की मतलब कि जो धनी अल्पसंख्यकों द्वारा शासन होता है, जो धनी लोग हैं ना, जिनके पास पैसा बहुत है, वो शासन करते हैं, उसको ओलिगार्की बोलते हैं। और धन और शक्ति पर आधारित शासन होता है, और ऐसे शासन में ना बहुत ज्यादा असमानता होती है। दूसरा होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। वो बोला कि डेमोक्रेसी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अराजकता की ओर ले जाती है, लोग के पास ज्यादा दिमाग दिमाग होता नहीं है, और कम दिमाग वाले लोग फिर शासन चलाते हैं, तो वो उसको भी बेकार बोला। हमारा कहाँ गया ये, इससे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ठीक है। तो वो बोला कि पहली शासन व्यवस्था होती है, जिसको बोलते हैं, आप लोग इस चित्र से आसानी से समझ सकते हो इसलिए मैं इसे डाला हूं। पहली होती है जिसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। इसमें ना दार्शनिक शासक का शासन होता है। जो दार्शनिक राजा है वो एरिस्टोक्रेसी में शासन करता है। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी जब खराब हो जाती है ना, वो दार्शनिक राजा जब भ्रष्ट हो जाता है, तो फिर टीमोक्रेसी आ जाती है। टीमोक्रेसी आ जाती है। टीमोक्रेसी जब खराब हो जाती है, तो धनिक तंत्र आ जाता है, ओलिगार्की। हमने देख ही लिया कि ओलिगार्की तो बहुत खराब होती है, क्योंकि धनी लोग लालच में शासन करते हैं। जब ओलिगार्की खराब हो जाती है, तो उसके बाद आता है, मतलब धनी लोग जब बहुत बुरी तरीके से शासन करते हैं ना, तो जनता विद्रोह कर देती है, और जनता विद्रोह करके डेमोक्रेसी बना देती है। लेकिन डेमोक्रेसी कोई बहुत अच्छी शासन व्यवस्था तो होती नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कम समझदार लोग का शासन होता है। अब कम समझदार लोग शासन करेंगे तो देश का तो हो गया कल्याण। और इसी कारण से फिर आ जाती है टिरेनी। टिरेनी मतलब कि एकदम अव्यवस्था आ जाती है। जब टिरेनी आ जाती है, तो कुछ जो फिलोसफर हैं, कुछ समझदार लोग हैं, वो फिर से एक तरह से अपना शासन स्थापित कर देते हैं, और फिर से एरिस्टोक्रेसी आ जाती है। तो आप लोग देख सकते होंगे इस इमेज से कि एरिस्टोक्रेसी, उसके बाद आ रही है डेमोक्रेसी, फिर ओलिगार्की, फिर डेमोक्रेसी, फिर टिरेनी, और फिर से एरिस्टोक्रेसी। तो ये चक्र चलता रहता है। प्लेटो ने कहा कि ये चक्र लगातार चलता रहता है। ठीक है। तो शासन की ये प्रकार बताए। अब गार्जियन का कम्युनिज्म पर विचार दिया, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, हमने ये देख ही लिया है। अब हम ये भी देख चुके हैं कि राज्य का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। अब उसने कहा कि राज्य ना हमेशा एक जैसा राज्य नहीं होता, राज्य क्रमिक रूप से बदलता रहता है। क्रमिक रूप से राज्य आगे बढ़ता रहता है। अब कैसे बढ़ता रहता है, तो प्लेटो तीन प्रकार के राज्य बताया। एक तो होता है जिसको प्लेटो बोलता है हेल्दी स्टेट।
हेल्दी स्टेट में प्लेटो बोला कि यहाँ पे ना उत्पादक वर्ग का शासन होता है। उत्पादक वर्ग मतलब व्यापारी, व्यापारियों का शासन होता है। तो व्यापारियों का शासन होगा तो क्या होगा? तो प्लेटो बोला कि ये सुवरों का राज्य है। सुवरों का राज्य उसको प्लेटो ने कहा। और कहा कि जैसे सुअर होते हैं ना, अपने केवल भौतिक सुख के पीछे भागते हैं। सुअर चाहता है कि अच्छा सा कीचड़ मिल जाए और लोट ले उसमें, या अच्छा अच्छा खाना मिल जाए। तो वैसे ही हेल्दी स्टेट में भी होते हैं लोग कि अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। और ये राज्य ना बहुत खराब होता है, बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि केवल भौतिक सुख देखे जाते हैं इसमें। इसके बाद प्लेटो बोला कि दूसरा राज्य होता है जिसको बोलते हैं लग्जीरियस स्टेट, जिसको बोलते हैं विलासी राज्य। विलासी राज्य होता है जिसमें ना, विलासी राज्य लग्जीरियस स्टेट, और विलासी राज्य में सैनिकों का शासन होता है, सैनिक वर्ग का शासन होता है। ये कई बार पूछेगा कि ये किसका शासन होता है, तो सैनिक वर्ग का शासन होता है। तो ये भी भौतिकवाद के पीछे भागते हैं, भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा असमानता उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण, असमानता के कारण धीरे धीरे एनार्की आ जाती है, अराजकता आ जाती है। तो प्लेटो बोलता है कि ये दोनों राज्य खराब होते हैं। तो अच्छा राज्य क्या होता है? तो प्लेटो ने कहा कि तीसरा प्रकार का राज्य, जिसको बोलते हैं जस्ट स्टेट, न्यायपूर्ण राज्य। तो ये जो जस्ट स्टेट है ना, ये फिलोसफर किंग यहाँ का शासक होता है, दार्शनिक का शासन होता है। और सैनिक और उत्पादक को अपनी भूमिका पता होती है कि हमारी ये भूमिका है। सैनिक को पता होता है कि हमें सुरक्षा देना है, उत्पादक को पता होता है कि हमें उत्पादन करना है, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। तो जब जस्ट स्टेट में सभी वर्गों को अपना अपना काम पता होता है, और राज्य चलाने का काम दार्शनिक राजा के पास होता है। ठीक है, अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि प्लेटो की किताबें। तो हम ये देखें कि प्लेटो ने ना बहुत सारी किताबें लिखी, और जिनको हमने ये भी देखा कि डायलॉग्स कहते हैं, डायलॉग। और उसने बहुत सारे डायलॉग लिखे, और इनका मुख्य कैरेक्टर कौन था? तो हम देखें कि इसका मुख्य चरित्र था सुकरात। सभी पुस्तकों में उसका मुख्य चरित्र सुकरात ही था, केवल एक बुक को छोड़ के। और वो एक बुक कौन सी है, ये हम अभी देखेंगे, और बाकी बुक्स भी देखेंगे। तो अब भाई, प्लेटो की सबसे फेमस बुक कौन सी है? अब ये तो सभी बता देंगे आप लोग, मुझे पता है कि आप बताएंगे कि द रिपब्लिक। कि द रिपब्लिक जो है प्लेटो की सबसे फेमस बुक है। और इसमें प्लेटो ने ना न्याय पे बात की है, जो हमने उसका न्याय सिद्धांत देखा ना अभी, उसकी बात उसने द रिपब्लिक में ही की है। दूसरा, एजुकेशन पे हमने ये देखा कि जो शिक्षा सिद्धांत की बात हमने किया, वो द रिपब्लिक में किया है। और शासन कैसे चलेगा देश का, इस पे भी बात उसने इसी पुस्तक में की है। तो उसकी सबसे ज्यादा फेमस बुक कोई सी है, तो वो द रिपब्लिक है। इस बुक के ना सीधे, आपसे ये सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि इसमें ना 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं। और इसे यूनानी में इसको बोलते हैं पॉलिटिया। ये सवाल आया था एक कभी, सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था 3-4 साल पहले, 2021 में, कि ये वाले यही सवाल आया था। और ये सवाल कई बार आ चुका है, कि अभी सीजी सेट में भी ये सवाल आया था कि ये पॉलिटिया जो है वो मतलब प्लेटो को लेके कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, और उसमें ये लिखा था कि प्लेटो की बुक का नाम पॉलिटिया है। तो लोगों ने ये सोचे कि पॉलिटिक्स तो सोक्रेटिस की बुक है, मतलब पॉलिटिक्स तो एरिस्टोटल की बुक है, अरस्तू की। तो लोगों को लगा कि पॉलिटिया भी अरस्तू की होगी, और उसको कई लोग गलत कर दिए। जबकि ये पॉलिटिया है ना, ये रिपब्लिक का ही नाम है। ठीक है, यूनानी में। दूसरा, बेगम हजरत महल ने कहा था कि सभी पुस्तकालय जला दो, क्योंकि इसमें सबका ज्ञान आ गया है कि एक रिपब्लिक ही काफी है, सब जला दो बुक, एक रिपब्लिक काफी है। रूसो ने कहा था कि शिक्षा शास्त्र पर लिखी सर्वोत्तम रचना है द रिपब्लिक। वो इसको इतना पसंद करता था रूसो। अब हम उसकी अगली बुक देखेंगे जिसको बोलते हैं द लॉज। और ये उसकी ना सेकंड सबसे फेमस बुक है। और इस बुक में ना, देखो, इस बुक का ये आखिरी बुक भी है उसकी। इस बुक को लिखते लिखते ना प्लेटो मर जाता है, पूरा नहीं लिखा होता, मर जाता है। और इसको पूरा करता है उसका बेटा। ठीक है, उसका बेटा इस बुक को पूरा करता है। और इस बुक में ना मुख्य कैरेक्टर सुकरात नहीं रहता। इसमें मुख्य कैरेक्टर सुकरात नहीं रहता, ये सवाल आ चुका है। और इसमें प्लेटो
अपना सिद्धांत देता है। और यहाँ पे आते आते ना प्लेटो बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो गया रहता है। देखो, आदमी जब जवान होता है तो बहुत ज्यादा वो ना यूटोपियन होता है। वो सोचता है कि दुनिया को ऐसे बदल दूंगा और ऐसा कर दूंगा, जैसे हर व्यक्ति होता है वैसे प्लेटो भी था। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ा हो गया उसे समझ आ गया कि दुनिया ना नहीं बदलने वाली। तो भाई हमको व्यवहारिक शासन स्थापित करना होगा, और इसलिए वो इस बुक में द लॉज में ना अपना व्यवहारिक ज्ञान देता है। बोलता है कि एक्चुअल में शासन कैसे चलेगा। तो इस बुक में वो ये चीज बात करता है। देखो, सौंदर्य शास्त्र में भी इसे लिखा गया है, नैतिकता को लेकर भी लिखा है, न्याय को लेकर भी लिखा है। तो अब इसमें वो बोलता है कि एक एक ना वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि फिलोसफर किंग शासन करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति शासन करेगा तो हो सकता है वो भ्रष्ट हो जाए। तो वो बोलता है कि ना एक मैं नॉकटर्नल काउंसिल बनाऊंगा, रात्रि परिषद हिंदी में बोल सकते हैं, जिसको ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग इंग्लिश जानो इसका। इसको बोलते हैं नॉकटर्नल काउंसिल। नॉकटर्नल काउंसिल मतलब कि 20-30 लोगों की, 20-30 समझदार लोगों की सभा होगी, कैबिनेट जैसी होगी, और उन लोग मिल के कोई भी निर्णय लेंगे। ठीक है, मिल के निर्णय लेंगे, मिलकर किसी निर्णय तक पहुंचेंगे। ठीक है। और इन्होंने ना मिलकर शासन में भागीदारी देंगे, मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, मिलकर शिक्षा और नीति बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, मिलकर जुडिशरी मतलब कि मिलकर न्यायिक निगरानी करेंगे, मिलकर शासन में भागीदारी देंगे। और बोला कि देश ना विधि ये नहीं है कि जो फिलोसफर किंग बोल दिया, बोलता है देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है प्लेटो अपनी इसी बुक में द लॉज में, कि देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। ठीक है, तो ये बुक उसकी बहुत फेमस बुक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। उसकी एक बुक है द फिडो, इन सब का नाम याद रखिएगा। तो फिडो जो है प्लेटो द्वारा लिखी गई। अगली बात है द फाइड्रस। ठीक है, अब इसमें प्रेम, ज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, इन सब पे लिखा है फाइड्रस। कई बार आता है कि प्रेम पर, सौंदर्य पर कौन सी बुक लिखा, तो यही बुक लिखा हो। एपोलॉजी। अब एपोलॉजी है, इसमें ना प्लेटो लिखता है जब सुकरात पे मुकदमा चल रहा था। सुकरात पर जब मुकदमा चल रहा था तो उसके बारे में वो प्लेटो लिखता है द एपोलॉजी में। और इस पे प्लेटो बढ़िया लिखता है, और गांधी जी ने इसका अनुवाद किया गुजराती में। ये सवाल आ सकता है, महात्मा गांधी ना सत्यवान नाम से, सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद करते हैं एपोलॉजी का। ठीक है। उसके बाद क्राइटो, इसमें नैतिकता पर, ज्ञान पर, न्याय पर लिखा इसे। तो ये सब उसकी कुछ बुक्स हैं। स्टेट्समैन भी उसने लिखी। स्टेट्समैन में उसने शासन का वर्गीकरण किया, जो हमने पहले देख लिया है। हम देख लिए एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, है ना, देख चुके हैं, डेमोक्रेसी। अब प्लेटो पर इतना चीज देखे, अब हम देखेंगे कि कार्ल पॉपर कार्ल पॉपर ने एक बुक लिखी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, खुले समाज और उसके शत्रु। और इसमें कार्ल पॉपर प्लेटो की आलोचना करते हैं। कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो का जो विचार था ना, ये ओपन सोसाइटी का दुश्मन है, प्लेटो ये खुला समाज का दुश्मन है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो कार्ल पॉपर ने कहा कि ये ना आदर्श राज्य में सत्ता का बहुत ज्यादा केंद्रीकरण हो जाता है। इसको आप देख सकते हैं कि दमनकारी शासन होता है। कि प्लेटो के आदर्श राज्य में सत्ता का केंद्रीकरण होने से नागरिकों की स्वतंत्रता छीन जाती है। जब केंद्रीकरण बहुत ज्यादा हो जाता है राज्य का, तो स्वतंत्रता छीन जाती है। अज्ञानता की शक्ति, मतलब कि पॉपर ने तर्क दिया कि प्लेटो के शासक वर्ग को अपनी बुद्धि के आधार पर सत्ता देने का विचार खतरनाक है, क्योंकि यह अहंकार और दमन को बढ़ावा देता है। अब किसी व्यक्ति को आप पूरी सत्ता दे दोगे तो वो अहंकारी हो जाएगा, वो दमनकारी हो जाएगा। जैसा लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी को आप बहुत ज्यादा सत्ता दे दोगे ना, तो वो करप्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही कार्ल पॉपर बोले कि एक फिलोसफर किंग को पूरी सत्ता देना खतरनाक है। और खुले समाज का भाव, और ऐसे स्थिति में समाज में ना खुला समाज नहीं रहेगा, और समाज बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाएगा। और इसी कारण प्लेटो को वो खुले समाज का दुश्मन बोलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाएगी, है ना, विचारों का मुक्त प्रवाह रुक जाएगा, लोग अपनी बात नहीं रख सकेंगे,
विज्ञान का तर्क और विज्ञान नहीं रहेगा, और इसीलिए वो उसको खुले समाज का दुश्मन बोलता है। तो प्लेटो का जो दर्शन है वो देख सकते हैं बंद समाज का उदाहरण है। सत्ता का केंद्रीकरण चाहता है, विचारों का दमन करता है प्लेटो। और खुले समाज में क्या होता है? तो खुले समाज में सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता बल्कि विकेंद्रीकरण होता है ना। विचारों का मुक्त प्रवाह होता है, कार्ल पॉपर बोला। तो इस तरह से हमने प्लेटो के लगभग सभी विचारों को देखा। अब ये भी देख सकते हैं कि प्लेटो का महत्व क्या है। तो हमने देखा कि नैतिकता और राजनीति में बहुत ज्यादा महत्व है, और ज्ञान और सत्य में भी महत्व है। तो हमने प्लेटो के पूरे विचारों को लगभग देखने की कोशिश की। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम PYQs देख लें, जो जो यहाँ से सवाल आए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए। आप अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि हम और किन टॉपिक्स पे जल्दी से जल्दी अपने वीडियो लाएं, क्योंकि PPT बनाने में भी समय लगता है और बाकी चीजों में समय लगता है। तो आप बताएंगे कि हमें इस चीज पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वहां पे लाने की। और साथ ही आप अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।